जहां लालू यादव मंडल 2 करके तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं नीतीश कुमार खुद ही मंडल थामकर बिहार में अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लग गए हैं। लालू यादव की राजनीति में वापसी होती है, जेल से बाहर आते हैं और बिहार को लेकर एक नया समीकरण बनाकर वो तेजस्वी यादव को लॉन्च करने को लेकर मंडल 2 का आयोजन कर देते हैं। और मंडल 1 की जो सिफारिश लागू कराने को लेकर जो आंदोलन लालू यादव ने किया था, उसी ने लालू यादव को स्थापित किया एक ओबीसी नेता के तौर पर। और ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसमें उनका भी हस्तक्षेप रहे। और कहीं ना कहीं लालू यादव तो ये स्पष्ट तौर पर चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दे ओबीसी नेता के तौर पर। लेकिन जहां तेजस्वी यादव ये सारी तैयारियां कर रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी को लेकर ये सारी तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को एक नैरो पैसेज देते हैं जो बिहार में करना है जातिगत समीकरण पे जनगणना, उसको लेकर वहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटे हैं। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ बिहार के हर जिले में ओबीसी बच्चियों के लिए छात्रावास, आवासीय छात्रावास की घोषणा कर दी, नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और ये वो शो है जहां खबरों की चीरफाड़ की जाती है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि बिहार में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर रणनीतियां जो बना रहे हैं अलग अलग दल, ये भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन क्या आपको ये पता चला है कि महागठबंधन की तरह एनडीए में भी विवाद है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन के दल आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे को औकात याद दिला रहे हैं, वहीं एनडीए में भी 100 विवाद है। अगर शुरुआत करते हैं तो मुकेश सहनी ने ही 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने को लेकर जो बिगुल फूका, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूपी में वो भाजपा के सामने बहुत मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं। वहीं अगर हम बिहार में वापस आते हैं और देखते हैं बिहार के राजनीतिक समीकरण को, तो समझ में आता है कि नीतीश कुमार की प्राथमिकताएं क्या है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर किया गया, खास तौर पर पर्दे के पीछे से, नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। समझते समझते देर हो गई और जब नीतीश कुमार ये समझ पाए तब किसी को समझाने लायक नहीं रहे। परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए तभी विकट हो गई जब चिराग पासवान बाहर गए और बाहर जाते ही उन्होंने लंका में नीतीश के आग लगाने के लिए पहले अपनी पूंछ जलाई और फिर नीतीश कुमार की लंका को एक एक करके जल नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर दी। हालांकि नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं कि इसमें केवल चिराग पासवान का हाथ नहीं है, बल्कि इससे बड़ी शक्तियां भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन चिराग पासवान से तो बदला नीतीश कुमार ने ले लिया है। अब बात रही भाजपा की, तो वो बदला नीतीश कुमार धीरे धीरे ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त खुद कमजोर है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं और तीसरे नंबर से व्यक्ति 1 नंबर तक पहुंचे कैसे? तेजस्वी यादव इस सारे समीकरण को बहुत आराम से बैठकर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि पहले नीतीश कुमार भाजपा आपस में फैसला कर ले, फिर कोई नई रणनीति जो बने उसमें तेजस्वी यादव अपना हस्तक्षेप दे। लेकिन इस बीच उपचुनाव आ गया। उपचुनाव ने कहीं ना कहीं एक मौका दे दिया भाजपा को कि वो नीतीश कुमार को साथ ले। चूंकि नीतीश कुमार की 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर नीतीश कुमार का ही दावा है। तीसरे नंबर की पार्टी 2 सीट गंवा चुकी क्योंकि उनके दोनों विधायक नहीं रहे। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस खोई हुई जमीन को फिर से प्राप्त करना है और इसके लिए नीतीश कुमार ने भी रणनीति बहुत तगड़ी लगाई। उन्होंने सारे मुद्दों को गौन करके अपने आप को चुप कर लिया और भाजपा को फिलहाल कोई मौका नहीं दिया कि वो नीतीश कुमार पर हमला करे। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने गिरिराज सिंह को छूमंतर कह दिया। गिरिराज सिंह एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कूद गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार पर डबल अटैक किया है। जहां एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के विभागों के मंत्रियों को क्लास लगाई, उन्होंने अपर निरीक्षकों की क्लास लगाई, वहीं उन्होंने नवरात्र वाला मुद्दा भी उठा दिया और कहा कि नवरात्र में अगर फलाहार होता, जैसा कि नीतीश कुमार करते हैं, जब इफ्तार होता है, इफ्तार पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरह से अगर नवरात्र में करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये फिर भी अपनी जगह छोड़ दीजिए इसे। नीतीश कुमार पर अगर हमला करना हो गिरिराज सिंह को, तो वो सबसे पहले नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी ओबीसी जनगणना, कहीं ना कहीं जो जनगणना इस देश में पहले से होने वाली है, प्रस्तावित है, उसमें नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि ओबीसी का चैप्टर ऐड किया जाए, इस पर हमला करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी जब भाजपा बोलती है तो नीतीश कुमार कैसे बिलबिला जाते हैं, ये आपने देखा है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है।
वहीं जनरल कंसेंसस भी करने की उन्होंने बात की थी कि लोगों से पूछ लेते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि शराबबंदी के लिए उन्होंने यही काम नहीं किया था। यानी नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो जनरल सेंसस नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को ओबीसी वोट बैंक चाहिए, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। और ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा लवकुश है, जिस लवकुश की सीढ़ी पर चढ़कर नीतीश कुमार को ऊपर चढ़ना है और नंबर 3 से नंबर 1 तक पहुंचना है। नंबर 2 तो बिल्कुल ही पहुंचना है। भाजपा के सामने नीतीश कुमार की सीटें कम आई, ये नीतीश कुमार को बिल्कुल नागवार गुजरी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चूंकि नीचे गिरे हुए हैं, इसलिए पहले अपने वो आपको खड़ा कर रहे हैं। और ओबीसी जनगणना, ओबीसी के हक की लड़ाई, इसकी एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है ताकत के तौर पर नीतीश कुमार को मिलेगी। और ये अगर नीतीश कुमार स्थापित कर लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को एक मुश्त जवाब भी दे देंगे और अपना वोट बैंक भी बढ़ाने के लिए ओबीसी में सेंधमारी कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के समक्ष केवल भाजपा ही एक परेशानी नहीं है। एक नंबर पर बैठे हुए तेजस्वी यादव भी ये बात बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी वो सत्ता से दूर हो जा रहे हैं। कम से कम इस चुनाव में तो एग्जिट पोल्स और प्री पोल्स सब जगहों पर तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते दिख रहे थे। फिर अंतिम समय में हुआ क्या? तेजस्वी यादव सीधे तौर पर यह जानना चाहते हैं कि बिहार में संभावनाएं अब किस ओर बची हैं। इसी बीच लालू यादव की राजनीति में वापसी होती है, जेल से बाहर आते हैं और बिहार को लेकर एक नया समीकरण बनाकर वो तेजस्वी यादव को लॉन्च करने को लेकर मंडल 2 का आयोजन कर देते हैं। मंडल 2 यानी मंडल की बची हुई सिफारिशों को लागू कराना, ओबीसी जनगणना कराने के लिए केंद्रीय जो सरकार है उस पर दबाव बनाना। अब चूंकि कांग्रेस जब केंद्र में थी तो लालू यादव ने प्रयास किया था और मंडल 1 की जो सिफारिशें लागू कराने को लेकर जो आंदोलन लालू यादव ने किया था, उसी ने लालू यादव को स्थापित किया एक ओबीसी नेता के तौर पर। और ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसमें उनका भी हस्तक्षेप रहे। और कहीं ना कहीं लालू यादव तो ये स्पष्ट तौर पर चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दे ओबीसी नेता के तौर पर। ये क्यों किया जा रहा है आपको हम पहले वो बताते हैं। देखिए, जनरली लगभग 44% जो आबादी है राज्यों में वो ओबीसी की है, ये पूरे भारतवर्ष में है। लेकिन बिहार में ये बढ़कर 58% हो जाती है। ये पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़े जो अभी कंपाइल नहीं हुए हैं उस आधार पर एक जनरल थॉट प्रोसेस है कि लगभग 70% के आसपास ओबीसी का वोट बैंक पूरे देश में हो गया है। और ओबीसी अगर आपके साथ है तो आप केंद्र में भी सत्ता में आ सकते हैं और राज्यों पर भी डोमिनेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी जो वोट बैंक लेकर आते हैं, हिंदू वोट बैंक पोलराइजेशन के तहत, उसमें भी बड़ा जो सेंधमारी है, बड़ा हस्तक्षेप है, वो ओबीसी वर्ग का है। नरेंद्र मोदी इसीलिए ओबीसी जातियों को अपने पास करना चाहते हैं। लेकिन जहां तेजस्वी यादव ये सारी तैयारियां कर रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी को लेकर ये सारी तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को एक नैरो पैसेज देते हैं जो बिहार में करना है जातिगत समीकरण पे जनगणना, उसको लेकर वहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों में एक 10+2 स्कूल और आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। और वो उन्होंने घोषणा किस तरीके पे किया है? ओबीसी जाति की जो लड़कियां हैं इनके लिए गर्ल्स आवासीय 10+2 स्कूल खोले जाएंगे सारे जिलों में बिहार के। लेकिन इतना ही नहीं है, नीतीश कुमार ने इतना ही नहीं किया है। नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए। ओबीसी में लगभग 33 जातियां आती हैं, इनमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, बनिया, सुनार शामिल हैं। वैसे नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि देश से जात पात समाप्त हो, लेकिन जात पात में नीतीश कुमार जबरदस्त इंजीनियरिंग करते हैं। बिहार में ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आपको एक बार बता देते हैं। बिहार में लगभग 12 ऐसी योजनाएं हैं जो ओबीसी जाति के लोगों के लिए की जा रही हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं बता रहा हूं आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेगा वृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेगा वृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्र योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना,
पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना। इन सारी योजनाओं को नीतीश कुमार बिहार में चला रहे हैं और जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसके आधार पर बिहार में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से नीतीश कुमार का पूरा फोकस इस पे रहा है। और नीतीश कुमार जहां एक तरफ लालू यादव अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए वो सारी समीकरणों को लाना चाहते हैं जो मंडल 1 में लाई गई थी, ओबीसी जनसंख्या को ये बताना चाहते हैं कि उनके हक के लिए केवल तेजस्वी और लालू लड़ने वाले हैं, वहीं नीतीश कुमार इसमें पीछे नहीं रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ बिहार के हर जिले में ओबीसी बच्चियों के लिए छात्रावास, आवासीय छात्रावास की घोषणा कर दी, वहीं आपको एक बड़ी बात पता होनी चाहिए। ये जो विभाग है ये रेणु देवी का है, जिसके तहत ये कार्यक्रम अनाउंस किया गया है और भाजपा की मंत्री हैं, बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी। उनके विभाग में कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने वहीं से ये घोषणा कर दी, यानी भाजपा को भाजपा के हथियार से ही काट रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव यहां से जाता है तो रेणु देवी यानी भाजपा के जो मंत्री हैं कोटे के बिहार के, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव जाएगा केंद्र में, तब केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बिहार में भी इस योजना को लागू करने को लेकर, अन्य कई योजनाओं को ओबीसी के लागू करने को लेकर नीतीश कुमार अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? जहां लालू यादव मंडल 2 करके तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं नीतीश कुमार खुद ही मंडल थामकर बिहार में अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लग गए हैं। नीतीश कुमार के पूर्व की भी ऐसी सारी जो योजनाएं हैं वो सफल रही हैं। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देना हो, या महिलाओं को समावेश करना हो, या उनको रोजगार देना हो, या फिर बिहार में शराबबंदी लागू करनी हो, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार के वोट बैंक को या तो आप कहिए कि बहुत सर्जिकली कमजोर नीतीश कुमार को किया गया है, या नीतीश कुमार का फेस वैल्यू कमजोर हुआ है। तो नीतीश कुमार अपने आप को फिर से बिल्ड करके उस फेस वैल्यू को बढ़ाने में लग गए हैं। और लालू यादव और तेजस्वी यादव जो नया समीकरण लेकर आ रहे हैं ओबीसी वाला, उसमें भी नीतीश कुमार पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ये तो केवल उपचुनाव सामने है, इसलिए मुखर होकर वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। उपचुनाव के बाद हमें पूरी जानकारी है कि नीतीश कुमार फिर एक बार भाजपा को रणनीति के तहत, पूर्व नियोजित रणनीति के तहत घेरेंगे ही नहीं, बल्कि दबाव बनाकर भाजपा से ये सब कराने की कोशिश भी करेंगे। और भाजपा ऐसा नहीं करती है तो अल्टरनेट व्यवस्था भी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के पंचनामा में इतना ही। अगली कड़ी में जल्दी ही मुलाकात होगी आप सभी से। लगातार पंचनामा की श्रृंखलाएं आ रही हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो मेहनत करना है, ये खबरें हम आप तक पहुंचाना है, खबरों के पीछे खबरें पहुंचाना है, वो पसंद आ रहा होगा। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।